Good morning, good afternoon, good evening, students. Today we will discuss about the second part of the chapter Adolescence, which is for class 7 and 8. So today we're going to discuss about the various topics that are left in this chapter. So let's start. Okay, the students, our first topic is secondary sexual characteristic of boys and girls. ठीक है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बॉयज यानी कि एडोलसेंस एज में आने के बाद वो कौन कौन से चेंजेस आता है बॉयज में, जो कि एक उनके जेंडर के हिसाब से होते हैं. ठीक है, सो द फर्स्ट चेंज दैट इज फेशियल हेयर मीन्स चेहरे में मुस्टेच और बियर्ड का आना. ठीक है, दाढ़ी और मूंछों का आना. ठीक है, सेकंड वन इज हेयर डेवलपमेंट अंडर द आर्मपिट और यू कैन से प्यूबिक एरिया, यानी कि आर्मपिट वगैरह में या फिर प्यूबिक एरिया में हेयर का आना. एंड द थर्ड पॉइंट इज डेवलपमेंट ऑफ वॉइस बॉक्स. ओके, यानी कि वॉइस बॉक्स का पूरी तरीके से डेवलप होना, जिसमें वॉइस बॉक्स जो है पूरी तरीके से डेवलप हो जाते हैं, वो साइज में इंक्रीज हो जाते हैं, जो कि प्रोट्रूडिंग होते हैं, यानी कि वो आसानी से दिखने लगते हैं, जिसको एडम एप्पल भी कहते हैं. ठीक है, जनरली बॉयज में वॉइस बॉक्स फुल्ली डेवलप होने के बाद वॉइस जो है वो थोड़े हार्श हो जाते हैं बॉयज में. उसी तरह अगर गर्ल्स का बात करेंगे तो फर्स्ट पॉइंट जो होंगे वो होंगे आपके कि द रीजन बिलो द एब्डोमेन बिकम वाइडर, यानी कि इनका एब्डोमेन एरिया से बिलो जो एरिया होते हैं वो थोड़े वाइडर होने लगते हैं. साथ ही साथ जो है उनके आर्मपिट प्लस प्यूबिक एरिया में भी हेयर का ग्रोथ होना. ठीक है, इसके बाद जो है जो इस पे हम लोग डिस्कस करना है वो है हमारे हार्मोन्स के रिलेटेड, यानी कि एडोलसेंस में जितने भी चेंजेस होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द सिक्रेशन ऑफ हार्मोन. ओके ओके, सो दिस डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक इज हैपनिंग जस्ट बिकॉज ऑफ द सिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स. याद रखिएगा बच्चों कि हार्मोन्स जो होते हैं वो ग्लैंड द्वारा, ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड द्वारा सिक्रेट किए जाते हैं, और जो कि एक तरीके का डक्टलेस ग्लैंड होते हैं. डक्टलेस ग्लैंड का बोलने का मतलब होता है जो हमारे जो डक्ट होते हैं, यानी कि खाने वाला जो पाइप होते हैं, उनसे होते हुए जितने भी एंजाइम्स जो होते हैं, जैसे कि लीवर हो गया जो कि एक तरीके का एंजाइम्स सीक्रेट करते हैं, केमिकल सीक्रेट करते हैं, वो डायरेक्ट पेट के अंदर यानी स्टमक के अंदर या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डायरेक्ट रिलीज करते हैं. इसीलिए उसको हम लोग एक तरीके का डक्टलेस ग्लैंड नहीं कह सकते, लेकिन ये डक्टलेस ग्लैंड हम लोग उसको कहेंगे जो कि हमारे डक्ट के बजाय डायरेक्ट ब्लड में किसी तरीके का एंजाइम्स का सीक्रेट हो. ठीक है, जिसको हम लोग हार्मोन्स कहते हैं. ठीक है, वैसा केमिकल्स जो डक्ट में ना जाकर डायरेक्ट ब्लड के थ्रू, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू हमारे बॉडी में फ्लो होते हैं, उसको हम लोग हार्मोन्स के नाम से जानते हैं. ठीक है, तो ये हार्मोन्स जो है कई सारे ग्लैंड से होते हुए आते हैं. तो क्या होते हैं वो सारे ग्लैंड, जिसको हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं और डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं, इस पर डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो हार्मोन्स जो है एक सिंपल डेफिनेशन में, अगर हार्मोन्स का डेफिनेशन बोलेंगे तो कहेंगे कि हार्मोन्स are the chemical substance. Hormones are the chemical substance that are secreted
बाय द endocrine gland. ठीक है, हार्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंस दैट आर सिक्रेटेड बाय endocrine gland. तो कई सारे ग्लैंड्स जो हमारे बॉडी में वो मौजूद होते हैं जिसपे हम लोग, और सभी ग्लैंड का अलग अलग फंक्शन होते हैं, सभी ग्लैंड्स का अलग अलग तरीके का हार्मोन्स रिलीज करते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन इज, याद रखिएगा, जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड होते हैं उसको हम लोग मास्टर ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड जो होते हैं वो एडोलसेंस में सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाने वाला, ठीक है, मेन फंक्शन जो होते हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड का होता है. तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होते हैं इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है. ये जो है ग्रोथ हार्मोन यानी कि जीएच हार्मोन्स को रिलीज करते हैं और अदर्स हार्मोन्स को भी ये कंट्रोल करते हैं. ठीक है, इसके बाद आता है थायराइड ग्लैंड. याद रखिएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होते हैं हमारे ब्रेन के बेस में मौजूद होता है, छोटा सा ग्राम, पी ग्राम जो होते हैं उनके दाने के बराबर. ठीक है, और ये ब्रेन के जस्ट बेस में होता है. इसके बाद आता है थायराइड ग्लैंड. याद रखिएगा, थायराइड ग्लैंड जो होते हैं वो नेक रीजन में मौजूद होता है, और ये जो थायराइड ग्लैंड है ये थायरोक्सिन नाम का हार्मोन्स रिलीज करते हैं. ठीक है, थायराइड जो होते हैं ये थायरोक्सिन नाम का ये ग्लैंड का नाम है और ये हार्मोन का नाम है. हार्मोन्स जो ये ग्लैंड रिलीज करते हैं, तो थायरोक्सिन जो हार्मोन्स है वो रिलीज करते हैं थायराइड द्वारा. ठीक है, जो कि मेटाबॉलिज्म और ग्रोथ रेट को स्टिमुलेट करते हैं. ठीक है, इसके बाद आ जाता है बच्चों एड्रेनलिन. या ठीक है, जो कि एड्रेनल ग्लैंड, ये एड्रेनल ग्लैंड द्वारा रिलीज करते हैं एड्रेनलिन. ठीक है, अब ये एड्रेनलिन जो होते हैं बच्चों वो हमारी किडनी के जस्ट टॉप पे मौजूद होते हैं. ठीक है, किडनी के जस्ट ऊपर मौजूद होते हैं एड्रेनलिन, और ये एड्रेनलिन का ये इमरजेंसी हार्मोन रिलीज करते हैं. यानी कि इमरजेंसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, हमारे हार्ट बीट को काम कैसे करते हैं, शांत करते हैं, फिर एक तरीके से क्या कह सकते हैं, हमारे हार्ट बीट को तेज करने का काम जो है वो यही एड्रेनलिन ही करते हैं. किसी तरीके का हार्ट सिचुएशन में कभी कभार हमारा जो हार्ट बीट है वो तेज हो जाता है, ये सारा चीज़ होता है एड्रेनलिन हार्मोन के रिलीज होने के कारण. ठीक है, तो इसके बाद आता है बच्चों पैंक्रियाज. याद रखिएगा, जो पैंक्रियाज होते हैं, जितने भी आमतौर पे जो शुगर पेशेंट हम लोग को देखने को मिलता है वो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इम्प्रॉपर फंक्शन ऑफ दिस पैंक्रियाज. यानी कि पैंक्रियाज से जो हार्मोन सिक्रेट होते हैं वो उनका मेन फंक्शन है कि रेगुलेट द शुगर लेवल, बॉडी का शुगर लेवल को मेंटेन करने का काम करता है ये पैंक्रियाज, जो कि इंसुलिन नाम का हार्मोन रिलीज करते हैं. ठीक है, क्या करते हैं, ये जो आपके पैंक्रियाज है जो कि एक ग्लैंड है, ये इंसुलिन नाम का हार्मोन रिलीज करते हैं. ठीक है, और ये बच्चों यही हार्मोन्स जो है वो शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए काम में आता है. ठीक है, अगर पैंक्रियाज कई में देखा गया है 35 के अबव में कि पैंक्रियाज जो है फंक्शन नहीं करने के कारण ये इंसुलिन कम रिलीज करते हैं, जिसके कारण आमतौर पे शुगर वाला प्रॉब्लम या डायबिटीज वाला प्रॉब्लम होता है. ठीक है, तो बच्चों आप लोग कोशिश करेंगे तो अपने पेरेंट्स को भी मोटिवेट कीजिएगा रेगुलर एक्सरसाइज के कारण, जिसके पैंक्रीज जो है वो आसानी से इंसुलिन सिक्रेट करे, इसमें किसी तरीके का फिर दवाई खाने की जरूरत कम पड़े अगर रेगुलर एक्सरसाइज होगा तो. ठीक है, नेक्स्ट जो होता है टेस्टीज. याद रखिएगा बच्चों, टेस्टीज जो है एक तरीके का ग्लैंड है जो कि
एक तरीके का टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन रिलीज करता है। टेस्टिस जो है वो खासकर मेल में होते हैं, ठीक है। ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो कि एक तरीके का ग्लैंड भी है, और ये टेस्टोस्टेरोन जो है नाम का हार्मोन रिलीज करते हैं। इसके बाद आता है ओवेरी, जो कि फीमेल में मौजूद होते हैं, और यही ओवेरीज जो होते हैं वो एस्ट्रोजन या फिर प्रोगेस्टेरोन, ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे। एस्ट्रोजन या फिर प्रोगेस्टेरोन नाम का हार्मोन रिलीज करते हैं ये ओवेरीज, ठीक है। ओवेरीज जो है एक ग्लैंड है, और ये जो है एक तरीके का हार्मोन है, ठीक है। और ये इनका काम है, ये है आपका फीमेल में, और मेल का होता है आपका टेस्टिस जो कि टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन जो है वो रिलीज करता है। याद रखिएगा बच्चों, यही हार्मोन जो है रिस्पॉन्सिबल है मेल या फीमेल ग्रोथ हार्मोन, या फिर मेल और फीमेल का सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को डेवलप करने का हार्मोन्स है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल यही है। तो साथ ही साथ इसके साथ साथ कुछ मैं अभी चार्ट दे दूंगा, जो कि आप लोग चार्ट को स्क्रीनशॉट भी रख लेंगे, और उसमें कई सारी इंफॉर्मेशन को आप लोग इंफॉर्मेटिव के तौर पे रख सकते हैं। ये रहा यहाँ पर। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट हार्मोन ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स जो कि लाइफ साइकिल में काम आता है। जैसे कि मेटामॉर्फोसिस जो है, किसी इंसेक्ट जो होते हैं उसमें मेटामॉर्फोसिस होते हैं। मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है कि बेबी से एडल्ट में कन्वर्ट होने में वो जो ड्रास्टिक चेंज होता है, जो कि एडल्ट जो है वो उनके बेबी के टाइम का जो उसका फेस होता है, या फिर जो वो मेल कंडीशन एडल्ट कंडीशन में होता है, उन दोनों में कई सारे ड्रास्टिक चेंजेस होता है, जो उसके देखने से पता नहीं चलता है कि ये वही है जो बड़ा होकर ऐसे बना, ठीक है। तो मतलब ये जो ड्रास्टिक चेंज है जो कि बेबी से एडल्ट में कन्वर्ट होने के दौरान जो होता है, इसी को प्रोसेस को हम लोग मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, ठीक है। तो एक तरह से आप लोग डेफिनेशन खुद भी लिख सकते हैं। तो मेटामॉर्फोसिस का डेफिनेशन आप लोग खुद भी लिख लेंगे। और इसमें इंसेक्ट में एक हार्मोन्स होते हैं जो कि फ्रॉग में देखा गया है, या फिर कह सकते हैं किसी तरीके का इंसेक्ट में देखा गया है, बटरफ्लाई वगैरह में, जिसका नाम है थायरॉक्सिन, ठीक है। ये थायरॉक्सिन ही जो है एक हार्मोन है जो फ्रॉग को, जो टेडपोल स्टेज से एडल्ट स्टेज का फ्रॉग में कन्वर्ट होने में हेल्प करता है, ठीक है। तो साथ ही साथ जो है अब नए टॉपिक पे पढ़ेंगे बच्चों, रिप्रोडक्टिव फेज इन ह्यूमन, ठीक है। रिप्रोडक्टिव फेज इन ह्यूमन, तो बच्चों रिप्रोडक्टिव फेज जो होते हैं, यानी कि जो गर्ल्स में रिप्रोडक्टिव फेज जो स्टार्ट होते हैं, वो उनका एज जो होता है, जो रिप्रोडक्टिव फेज उनका स्टार्ट होता है किसी गर्ल्स चाइल्ड में या गर्ल्स में, तो वो होते हैं बच्चों 10 से 12 ईयर, यानी कि 10 से 12 साल के बाद जो है वो गर्ल्स में रिप्रोडक्टिव फेज जो है स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो स्टार्ट होते हैं, ठीक है। और बॉयज़ जो होते हैं उनमें रिप्रोडक्टिव फेज जो है बॉयज़ में वो 13 से 14 ईयर्स होते हैं, यानी कि 13 से 14 उम्र के बाद से रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट होते हैं। यहाँ रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट होने का बोलने का मतलब है बच्चों कि गर्ल्स चाइल्ड में जो उनके ओवरीज होते हैं वो गैमेट सेल, यानी कि एग जो है वो रिलीज करना स्टार्ट कर देते हैं। कौन से एज में? 10 से 12 ईयर्स, ठीक है। 10 से 12 ईयर्स के बच्चों में
जो ओवरीज होते हैं वो एग रिलीज करना स्टार्ट कर देते हैं, उसी तरह बॉयज में जो है वो फीमेल गैमेट्स या फिर ये कह सकते हैं जो स्पर्म का फॉर्मेशन जो होता है वो 13 से 14 ईयर्स में होना स्टार्ट होता है। ठीक है, याद रखिए बच्चों कि बॉयज का 13 से 14 और गर्ल्स में 10 से 12, यानी कि कंपेयर टू कह सकते हैं कि गर्ल्स जो है वो पहले मैच्योर होते हैं एज कंपेयर टू बॉयज। इसके बाद आता है कि फीमेल में जो गैमेट्स होता है वो 45 से 50 ईयर्स तक वो रिलीज करते रहते हैं, यानी कि गर्ल्स में जो एग रिलीज होने का जो ड्यूरेशन होता है वो 45 से 50 ईयर्स तक होता है। ठीक है, यानी कि बोल सकते हैं कि एक तरह से कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है गर्ल्स में वो 45 से 50 ईयर्स तक होता है, बट मेल में वैसा कोई कंडीशन नहीं है। मेल जो है वो तब तक फॉर्मेशन करते रहेगा मेल गैमेट्स का, वो जब तक वो हेल्दी रहे। ठीक है, हेल्दी रहने तक वो एक स्पर्म फॉर्मेशन करते रहेंगे, यानी कि मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करते रहेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा बच्चों कि फीमेल में वो जो स्टार्टिंग मेंस्ट्रुएशन जो होते हैं, यानी कि मेंस्ट्रुएशन का मतलब होता है, तो जैसे आप लोग मेंस्ट्रुएशंस को हम लोग पीरियड्स भी कहते हैं आमतौर पे, बट मेंस्ट्रुएशन होता क्या है। ओके बच्चों, तो मेंस्ट्रुएशन को हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा डिटेल में। बस इतना इंफॉर्मेशन अभी के लिए माइंड में रखिए कि गर्ल्स में जो मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होते हैं वो 10 से 12 ईयर होते हैं, और बॉयज़ में जो गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है मेल गैमेट्स को 13 से 14 ईयर्स होते हैं। और कैपेसिटी प्रोड्यूस जो गैमेट्स होते हैं, यानी कि फीमेल में जो गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि ओवरीज रिलीज होने का जो ड्यूरेशन होता है वो 45 से 50 ईयर्स तक होते हैं, उनके बाद वो स्टॉप हो जाते हैं। ठीक है, और स्टॉपेज को भी कुछ बात बोला जाता है, वो स्टॉपेज को क्या कहते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। और मेल में जो है वो मेल में गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है वो अंटिल इट्स डेथ, यानी कि जब तक वो हेल्दी रहे तब तक उनका फॉर्मेशन होते रहता है। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं मेंस्ट्रुएशन को थोड़ा डीपली। ठीक है, ओके तो बच्चों मेंस्ट्रुएशन को समझने के लिए मेंस्ट्रुएशन साइकिल को समझने के लिए हमें फीमेल रिप्रोडक्टिव को थोड़ा समझना पड़ेगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को समझना पड़ेगा। ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और ये ओवरीज होते हैं, और ओवरीज का काम है एग रिलीज करना। ठीक है, और ये एग रिलीज करने को ही बच्चों द रिलीजिंग ऑफ एग बाय द ओवरी। ठीक है, रिलीजिंग ऑफ एग आफ्टर 28 to 30 days इज कॉल्ड ओवुलेशन। ठीक है, ओवुलेशन यानी कि एक ओवरी द्वारा जो एग रिलीज करते हैं, इसी प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों याद रखिएगा ये ओव्यूलेशन का मतलब ही होता है कि ओवरी द्वारा जो एग रिलीज करता है उस प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहेंगे। ठीक है, और याद रखिएगा इस दौरान यानी कि एग रिलीज होने के दौरान ये जो आपके वुम्ब होते हैं इसको वुम्ब कहते हैं। ठीक है, वुम्ब कहते हैं या फिर यूटेरस भी कह सकते हैं। यूटेरस, ये जो वुम्ब होते हैं इसमें एग रिलीज होने के दौरान इस वुम्ब के जो वॉल होते हैं इसमें एक थिक लाइनिंग होते हैं, यानी कि ब्लड और ब्लड वेसल्स का एक लाइनिंग थक्का जमने लगते हैं, जो कि एक्चुअली में इस एग को इसमें स्टिक करवाने के लिए होता है। बट ड्यू टू द अनफर्टिलाइज्ड एग, ये एग जो है ये अनफर्टिलाइज्ड होने के कारण ये यहाँ तक आने के बाद ये अनफर्टिलाइज होने के कारण हार्मोन्स जो है इसे
इसे ब्रेक कर दिया जाता है, यानी कि जितने भी ये लाइनिंग बना हुआ था जिसमें ये एग जो है इसमें स्टिक करना था, बट वो एग अनफर्टिलाइज होने के कारण ये जो लाइनिंग है ये ब्रेक डाउन होगा, और यही ब्रेक डाउन होने के बाद जो है इस सर्विक्स से होते हुए बाहर की ओर रिलीज हो जाएगा, जिसको हम लोग मेंस्ट्रुअल कहते हैं। ठीक है, मेंस्ट्रुअल फ्लो कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा बच्चों कि ये जो एग है, ये एग जो है जब ओवुलेशन होता है इसके बाद से यहाँ पे एक तरीके का लाइनिंग, यानी यूटेरस में एक ब्लड वेसल्स का लाइनिंग जमा होना स्टार्ट होता है, थक्का जमने लगता है। और ये जब पूरी तरीके, अगर ये अनफर्टिलाइज्ड है तो ये जो है 28 डेज के बाद ये फिर रप्चर हो जाएगा, और यहाँ से मेंस्ट्रुअल फ्लो के थ्रू, यानी कि ये यूटेरस सर्विस के द्वारा बाहर की ओर रिलीज हो जाएगा, जिसको हम लोग मेंस्ट्रुअल फ्लो कहते हैं, या फिर आमतौर पे पीरियड्स भी कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो टॉपिक यहाँ पे ये तो हो गया। अब याद रखिएगा जो हम पिछला टॉपिक में इससे पहले हम पढ़ाए थे कि जो गर्ल्स में जो 10 से 12 इयर्स के बाद जो मेंस्ट्रुअल फ्लो, सॉरी यू कैन से मेंस्ट्रुएशन, या फिर उनका जो मेंस्ट्रुएशन जो है, यानी कि एग रिलीज होने का जो समय वो स्टार्ट होता है, उसी को हम लोग यहाँ पे मेनार्की कहेंगे। ठीक है, मेनार्की, MENARCHE, मेनार्की का मतलब ही होता है कि बिगिनिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का शुरुआत होना, किसी भी बच्चे में मेंस्ट्रुएशन का साइकिल का स्टार्ट होने को ही मेनार्की कहते हैं। ठीक है, कोई बच्चों में या 10 से 12 साल के बच्चे में जब वो मेंस्ट्रुअल फ्लो स्टार्ट होता है तो उसी को मेनार्की स्टेज कहते हैं। ठीक है, और इनके जस्ट ऑपोजिट जब किसी फीमेल में यानी कि एग रिलीज होना स्टॉप हो जाते हैं, उसको हम लोग मेनोपॉज कहते हैं। याद रखना बच्चों, मेनोपॉज। ठीक है, तो मेनोपॉज, तो किसी भी गर्ल्स में या फिर फीमेल में जब एग रिलीज होना बंद हो जाते हैं, वो आपको एज बताए थे 45 से 50 इयर्स के बाद, तो उनमें मेनोपॉज हो जाते हैं, यानी कि एग रिलीज करना बंद हो जाता है। तो इतना कुछ जान गए हम लोग। अब इनके बाद जो है हम लोग एक टॉपिक और पढ़ेंगे दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, यानी कि मेल होगा बच्चा कि फीमेल होगा, वो डिपेंड करता है बच्चों क्रोमोसोम पे। ठीक है, एक इंसान में यानी कि मेल में कह सकते हैं कि एक इंसान में 23 पेयर्स होते हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। उसमें से 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो है बच्चों के हाइट कैसा होगा, उनका फेशियल एक्सप्रेशन कैसा होगा, फेस कैसा होगा, हेयर कौन सा कलर होगा, ये सारी चीज़ों को डिसाइड करते हैं। और सिर्फ ओनली वन पेयर, एक ही पेयर क्रोमोसोम जो होता है वो डिटरमाइन करते हैं कि बेबी जो होगा वो बॉयज होगा और गर्ल्स होगा। ठीक है, तो मेल में जनरली दो तरीके का क्रोमोसोम होता है, एक्स और वाई। ठीक है, एक्स और वाई होता है। उसी तरह फीमेल में इसके जस्ट उल्टा होता है, इसमें दोनों एक्स एक्स क्रोमोसोम होते हैं। याद रखिएगा, अगर मेल होने के लिए, मेल चाइल्ड होने के लिए एक एक्स के साथ एक वाई तो होना ही चाहिए। अगर एक वाई नहीं हुआ तो वो मेल नहीं होने वाला। और फीमेल में दोनों के दोनों एक्स क्रोमोसोम ही होगा। ठीक है, तो अगर मेल का क्रोमोसोम एक्स वाला इसके एक्स से मिले तो एक्स और एक्स यानी कि फीमेल बनेगा। उसी तरह मेल का ये एक्स जो है इसके एक्स के साथ मिला तो फिर से एक्स और एक्स यानी कि फीमेल बनेगा।
और मेल का अगर ये Y क्रोमोसोम इसके इस Y क्रोमोसोम के साथ मिला तो Y और X बनेगा तो मेल बनेगा, और मेल का इस Y को इसकी X इस X से मिलेगा तो Y और X फिर से बनेगा तो मेल बनेगा। तो याद रखिएगा कि एक्चुअली में मेल डिपेंड करता है, मेल की क्रोमोसोम से ही डिपेंड करता है कि चाइल्ड जो है मेल होगा कि फीमेल होगा। ठीक है, 50% जो है मेल होने का चांस है और 50% चांस जो है फीमेल होने का चांस है। ठीक है, तो यही जो है वो डिपेंड करता है कि चाइल्ड का डिटर्मिनेशन, यानी कि वो मेल होगा कि फीमेल होगा। याद रखिएगा बच्चों। साथ ही साथ एडोलसेंट में एक तरीके का ग्रोथ का स्टेज होता है, तो इसमें कई सारे हेल्थ और कई सारे हाइजीनिक को फॉलो किया जाता है। हेल्दी लाइफस्टाइल को जीना बहुत ज़रूरी है एक एडोलसेंट एज में। तो बच्चों इसमें जैसे कि पहला कुछ ये है कि एडोलसेंट एज में एक्सरसाइज, प्रॉपर एक्सरसाइज, साथ ही साथ डाइट को फॉलो करना चाहिए। इसमें एडोलसेंट एज जो होते हैं बच्चों, इसमें अगर एक प्रॉपर डाइट लिया जाए तो आपके बाकी का जितने भी एज है वो मजबूती से चल सकता है। अगर एडोलसेंट एज में अगर आप प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं तो आपका शरीर कमज़ोर होता जाएगा और आगे का जो भागदौड़ है उसमें भी दिक्कत होने लगेगा। तो हो सके तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल को जीने का कोशिश कीजिएगा एडोलसेंट एज में, खासकर आप लोगों के एज में। ठीक है, तो इसके बाद होगा आपके पर्सनल हाइजीन, यानी कि इस एडोलसेंट एज में कई सारे हाइजीनिस को फॉलो किया जाता है, साफ सुथरा रहना। ठीक है, तो जैसे कि कुछ बच्चे आप लोग में जो कि उठते हैं, आराम से छुट्टी है तो चलो 9 बजे उठते हैं, खाना खाएंगे तो 11 बजे खाएंगे, नहाएंगे धोएंगे कुछ नहीं, 2-3 दिन इसी तरह बिना नहाए हम लोग रह जाते हैं। तो ये लाइफस्टाइल नहीं चलेगा। आपको एक मोटिवेट होना पड़ेगा, रेगुलर वे में एक्सरसाइज के साथ साथ प्रॉपर डाइट लेना पड़ेगा, प्रोटीन लेना पड़ेगा, क्योंकि आपका बढ़ने का उम्र है तो इसमें आपको प्रोटीन का लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसमें किसी तरीके का आपको जो है किसी तरीके का अल्कोहल, और यू कैन से नॉट अल्कोहल बट हाँ थोड़ा बहुत बोल सकते हैं कि कई सारे बच्चे जो है वो 11th-12th में बिगड़ जाते हैं। तो बोलने का मतलब है कि आपको जो है किसी तरह के चीज़ों से एडिक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो आपके हार्म कर सके। ठीक है, तो इसमें किसी तरीके की चीज़ों से एडिक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ एक टॉपिक और था जो इसमें लास्ट डिस्कस करना था, एड्स के बारे में जानकारी लेना। ठीक है, कि एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, ये जो होते हैं ये एक्चुअली में कहा गया है कि एक तरह का मंकी से आया था। ठीक है, एड्स जो होते हैं एक तरीके का डिजीज़ का नाम है जो कि HIV वायरस से फैला था। HIV वायरस एक मंकी से आया था। ठीक है, जिन HIV जो होते हैं ये वायरस क्या करते हैं, बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम को लूज करना स्टार्ट कर देते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम को खत्म कर देता है, जिसके बाद जो है वो थोड़ा सा बीमार होने के बाद वो ठीक नहीं होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये एक तरीके का एड्स जो है एक डिजीज़ का नाम है जो कि HIV वायरस से हो रहा है, और HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। तो बच्चों ये इसी वायरस के कारण लास्ट में एड्स होते हैं। एक्चुअली में ये गलत धारणा है कि कहा जाता है कि एड्स अगर किसी का हो गया तो उसके पास नहीं रहना चाहिए। तो याद रखिएगा ये एक तरीके का नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, यानी कि इनसे अगर कांटेक्ट में अगर हाथ मिला रहे हैं या फिर सामने में बैठ के खा रहे हैं तो याद रखिएगा इससे HIV नहीं फैलते हैं। ठीक है, HIV जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। एक्चुअली में ये एक तरीके का नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। अगर उनका ब्लड जो है जैसे कि कोई सेविंग किया उसी ब्लड से अगर किसी और को किया जाए तो वायरस फैल सकता है। ठीक है, उनका जो है यूज़ किया हुआ जैसे नैपकिन वगैरह, उसका नैपकिन को रुमाल वगैरह को फिर से हम लोग यूज़ कर लें तो शायद थोड़ा बहुत हो सकता है, या फिर
कह सकते हैं इंजेक्शन देने वाला चीज़ दोबारा किसी और को इंजेक्शन दे देंगे, उसी इंजेक्शन इन्फेक्टेड ब्लड से, ठीक है, ब्लड ट्रांसफ़र हो रहा है या फिर सेक्स के द्वारा, ठीक है। तो इन सब से ही आपका जो है वो HIV जो है वो ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है। तो बच्चों यही था आपका एडोलसेंट चैप्टर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तो इतना जान लीजिए एडोलसेंट चैप्टर जो है ख़त्म हो चुका है, और इसके बाद जो है हो सके तो हम लोग सेल चैप्टर का कुछ ऑर्गेनल्स के बारे में डिस्कस नहीं किए थे, वो कर देंगे, जो कि क्लास 9 का होगा। जो देख रहे हैं 9 में उनके लिए बोल रहे हैं, क्लास 9 का ऑर्गेनल्स के बारे में हम लोग बताएंगे। फिर सिर्फ हम लोग न्यूक्लियस के बारे में हम लोग बताए थे, ठीक है। धन्यवाद।